हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जॉन ऑफ लाइफ साइंस में। तो आज की सेशन के अंदर एक छोटा सा ये डिस्कशन सेशन है। ठीक। इसके अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं कि अभी जो आपकी वैकेंसी आई है आरपीएससी फर्स्ट एड बायोलॉजी की, उसके लिए एक तैयारी कैसे करें, कौन सी चीज़ें पढ़ें, कहाँ से स्टार्ट करें, कौन सी जो कॉमन गलतियां हैं जो अपन तैयारी के टाइम पे करते हैं। फ्रेशर स्टूडेंट है उसको कहाँ से अपनी तैयारी को स्टार्ट करना चाहिए, और जो एक्सपीरियंस्ड हैं जिन्होंने लास्ट एग्जाम दे रखा है उनको वापस नए सिरे से कैसे क्या चीज़ों को वापस स्टार्ट करना है, कौन सी गलतियां हैं जिसको अपने द्वारा स्किप किया जाना चाहिए, सो दैट अपन तैयारी के बाद भी अगर एग्जाम में जाके गलतियां हो रही हैं तो उसका कंट्रोल अभी से हो। तो ये सारी बातें हैं। एक वैकेंसी आई गई है, काफ़ी अच्छी पोस्टें हैं। 85 पोस्ट आई है। ठीक, अच्छी पोस्टें हैं। और क्या पता गवर्नमेंट का मूड बने तो बाद में इनमें सीटें बढ़ भी जाएँ, वो सारी कंडीशंस बात की हैं। लेकिन अगर लास्ट एग्जाम की बात करें तो उसके कंपैरिजन में 85 अच्छी पोस्टें हैं। ठीक है, तो तैयारी करने वाले हैं वो वैकेंसी की पोस्ट वगैरह मत देखो, पहले रिजल्ट का एनालिसिस मत करो कि सीटें कम है, पता नहीं क्या एग्जाम होगा, कैसा रिजल्ट रहेगा। ये सारी चीज़ें अपने हाथ में नहीं है। अपने हाथ में है ओनली तैयारी करना, मेहनत करना और अपना बेस्ट जितना एफर्ट अपन डाल सकते हैं वो डालना, और उसके बाद में शांति से रिजल्ट का वेट करना है, क्योंकि एग्जाम तक अपने हाथ में है। तैयारी अपने हाथ में है। तैयारी में अपन जितने एफर्ट डाल सकते हैं उसका सारा का सारा जो क्रेडिट है वो अपने पास में है। उसके बाद की चीज़ें अपने हाथ में नहीं है। तो एक छोटा सा सेशन है, इसके अंदर डिस्कस करेंगे कि कौन सी किताबें अपने को पढ़नी चाहिए, क्या क्या स्ट्रेटेजी अपनी रहनी चाहिए। ठीक है, तो वैकेंसी आपके आ गई है। सबके माइंड में यही सारे डाउट चल रहे हैं कि भाई कहाँ से स्टार्ट करें, कौन सी जो कॉमन डाउट्स हैं उनको अपने आप पे अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, वैकेंसी आपकी आ गई है। पोस्ट की बात करें तो वो आपकी 85 है। ये बात हो गई। फॉर्म आपके चालू हो ही गए हैं, जुलाई में, सॉरी, अगस्त में चालू हो जाएंगे। 14 अगस्त से हैं और आपके 12 सितंबर तक चलेंगे। सितंबर से आप लगा लो कि 6 या 7 महीने तक मान सकते हो कि 6-7 महीने एग्ज़ाम होने के चांसेस नहीं है। फिर सितंबर में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो आप मार्च तक मान के चलो कि आपका एग्ज़ाम होने के चांसेस हैं, मार्च 2026 में। आगे क्या होगा, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितनी है वो अपने हाथ में नहीं है, बट अपने को 6 महीने का टाइम शेड्यूल मानना है कि मेरे पास सिर्फ 6 मंथ का टाइम है। पहली चीज़ तो माइंड में ये रखनी है। ऐसे नहीं रखना कि अभी तो कैलेंडर आया नहीं, अगले साल साल एंड में हो जाएगी, कैलेंडर पता नहीं दिया नहीं, चारों तरफ बोल रहे हैं बच्चे की अभी तो एग्जाम नहीं होगा। ये सारी चीजें अपने को नहीं सोचनी है। अपने को बस मैक्सिमम ये मानना है कि मेरे पास सिर्फ 6 मंथ है। 6 महीने के अंदर मैं जितनी फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर की तैयारी कर सकता हूँ उस 6 मंथ के टाइम के अंदर ही करना है। तो पहली चीज तो माइंड में ये रखो कि मेरे पास टाइम ओनली ओनली 6 महीने हैं। इन 6 महीने में कैसे मुझे तैयारी करनी है वो सारी चीजें देख रही है। ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन आती है, दो तरह के स्टूडेंट्स हैं। एक है फ्रेशर स्टूडेंट और एक है जो लास्ट एग्जाम में अपीयर्ड स्टूडेंट। ठीक। मैंने लास्ट एग्जाम में दिया। लास्ट एग्जाम वालों को ये तो पता है, पेपर देने के बाद में आइडिया लग गया कि चीजें कहाँ से पढ़नी है, क्या करनी है। बस उनको ये पता लगाना है कि उनकी जो कॉमन मिस्टेक है उन्होंने उनको आइडेंटिफाई किया होगा एग्जाम के अंदर, और एग्जाम में किया होगा तो आंसर की विलायता पता चल गया होगा, तो मिस्टेक का पता तो अपने को चल जाता है। अब फ्रेशर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं वो अपन डिस्कस करते हैं कि फ्रेशर को कैसे क्या चीजों को हैंडल करना है। देखो, फ्रेशर के लिए आप ये मान के चलो कि आपके पास अगर अपन सिलेबस की बात करें, आपके तो 3 लेवल की चीज़ें हैं आपकी, यूजी लेवल, सॉरी, सेकेंडरी लेवल है एक तो, फिर आपके यूजी लेवल का सिलेबस भी है, फिर आपके पीजी लेवल का भी है। 3 चीज़ें हैं। तो फ्रेशर वाले बच्चों को एक काम करना है, सबसे पहले आपको सबसे पहले एनसीईआरटी को, 11th-12th की जो आपकी एनसीईआरटी है, इसको बहुत बारीकी से पढ़ना है। एनसीईआरटी वन बाय वन इसकी लाइन टू लाइन पढ़ना। अब होता क्या है, बच्चे क्या बोलते हैं कि एग्जाम में इस बार एनसीईआरटी से क्वेश्चन नहीं आए, उस एग्जाम में नहीं आए। क्वेश्चंस आपको फर्स्ट ग्रेड में एनसीईआरटी से बहुत सारे देखने को मिलेंगे। अपन क्या करते हैं, जो लाइन पढ़ते हैं उसके अंदर जो आपको इंपॉर्टेंट दिखता है, ठीक है, जो बोल्ड किया वर्ड होता है अपन उस पे जाते हैं। उस पे नहीं जाना, आपको लाइन टू लाइन पढ़ना है। क्वेश्चन सेम से बनते हैं कि अगर अपने को लाइन का पूरा मीन पता है तो आप स्टेटमेंट चूज करने में, आंसर सेलेक्ट करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर अपने एक पैराग्राफ में सिर्फ लाइन ही 3 पढ़ी है, 7 लाइनों को स्किप कर दिया, तो बाकी क्वेश्चन तो वहां से ही बन सकता है, क्योंकि लाइनें सारी आपस में लिंक है। तो आपको क्या करना है, एनसीईआरटी को पहले 11th-12th को अच्छे से टाइम देना, बहुत बारीकी से पढ़ना। और इसकी आपको जो इंपॉर्टेंट लाइन दिख रही है, इस लाइन को देख के आपको लग रहा है कि ये मेरे लिए थोड़ी सी हार्ड है, इंपॉर्टेंट लाइंस को आपको एक कॉपी के अंदर एज ए समरी बेसिस लिख लेना।
ठीक है? जैसे आपने प्लांट टैक्सोनॉमी ली, प्लांट मॉर्फोलॉजी ली और आपको लगा कि इसके अंदर ये मेरे लिए 10 बातें इम्पोर्टेंट है, तो उनको स्टार लगा-लगा के उनको कॉपी के अंदर लिख लो, सो दैट आपको फिर दोबारा एनसीईआरटी वापस नहीं उठानी पड़े। हो गई एक चीज़। तो पहला पॉइंट यही है, चाहे फ्रेशर स्टूडेंट हो, चाहे पेड स्टूडेंट हो, आपको एनसीईआरटी बहुत बारीकी से पढ़नी है। हर चैप्टर के अंदर अगर आपको लग रहा है कि इस चैप्टर के अंदर जैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी है, अगर आपको लग रहा है कि यार ह्यूमन फिजियोलॉजी में मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम में यहाँ से दिक्कत हो रही है, ये टॉपिक मेरा कवर नहीं हो रहा, तो आपको क्या करना है, वो 10 बातें हैं, उनको एक नोटबुक लो, उस नोटबुक का नाम ही आप ये लिखो कि एनसीईआरटी समरी, वहाँ पे सारी चीज़ों का नोट डाउन कर लो। पहली चीज़ आपकी यहीं से क्लियर हो जाएगी और जब आप एनसीईआरटी को पढ़ लोगे, उसके बाद में आपको यूजी वाली बुक्स पढ़ने में, पीजी वाली बुक्स पढ़ने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो आपको फर्स्ट थिंग यही है कि आपको एनसीईआरटी बहुत बारीकी से पढ़नी है। 11th-12th उठाओ, उनको पढ़ो, घर पे पढ़ सकते हो घर पे पढ़ो, लाइब्रेरी में पढ़ सकते हो लाइब्रेरी में पढ़ो, बस उनको पढ़ो, लाइट हाइलाइटर लो, लाइन्स को मार्क करो कि ये लाइन मुझे याद नहीं हो रही, उनको फिर कॉपी में लिखो। सो दैट क्या हो कि अगर जैसे सप्ताह में संडे का दिन आया, संडे के दिन आपने क्या किया कि आज और कुछ पढ़ने का मन नहीं कर रहा, तो मैं संडे के दिन एनसीईआरटी की कॉपी उठाता हूँ, उसको रिवीजन कर लेता हूँ। ठीक है? चाहे उसमें जूलॉजी हो, चाहे बॉटनी हो, ताकि सारी की सारी चीज़ें वापस रिवाइज़ हो जाएँ। यूजी के लिए जैसे आपका यूजी वाला सिलेबस है, तो यूजी के लिए जो बीएससी की बुक्स आती है, इनसे बाहर मत जाना। अच्छी बुक मिलेगी आपको सीबीएस की, काफ़ी सारी बुक है, ठीक है? क्योंकि बुक्स के नाम तो काफ़ी हैं, बट आपको जो बुक बेस्ट लगे, जिसकी लैंग्वेज आपको लग रहा है कि मुझे ये वाली बुक सही लग रही है, आप उसी बुक को प्रेफ़र कीजिए, किसी की राय मत मानिए। जिस बुक की लैंग्वेज आपके अकॉर्डिंग आपको लग रहा है कि ये मेरे लिए बेस्ट है, तो आप उसी को पढ़ो, ठीक है? बीएससी में बहुत सारी बुक मिलेगी और अगर किसी को नहीं मिल रही हो, तो मुझे कॉन्टैक्ट कर लेना, मैं आपको बता दूँगा। बहुत अच्छी बुक मिलेंगी बीएससी की, ठीक है? और सीबीएस वाली ज़्यादा बेस्ट रहेगी, तो यहाँ से देखो। पीजी के अंदर अब पीजी के अंदर आपको एक चीज़ नोट करनी है, अगर आपने यूजी वाली बुक्स को अच्छे से पढ़ा है, ठीक है? जैसे आपने बीएससी के टाइम पे पढ़ा है, तो पीजी में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपने यूजी वाले टाइम पे सही से नहीं देखा, पीजी के अंदर जो आपकी जैसे टूल एंड टेक वाली यूनिट है, एक यूनिट सबसे इम्पोर्टेंट यही है। तो ये मैं इसकी यही आपको रिकमेंड करूँगा कि या तो अगर आपने कोचिंग वगैरह ले रखी है या ले रहे हो, तो वो तो आपके पास सही। प्लस इसके अलावा एक पाथफाइंडर की टूल एंड टेक की बुक आती है, ठीक है? पाथफाइंडर की स्पेसिफिक टूल एंड टेक की बेस्ट बुक है। या फिर जो आपके जैसे माइक्रोस्कोपी है, इलेक्ट्रोफोरेसिस है, क्रोमैटोग्राफी है, उनकी वीडियो देखो यूट्यूब से या फिर कोचिंग से ले, उनको अपनी लैंग्वेज में लिखो। कोचिंग वाले की लैंग्वेज में लिखोगे या फिर किसी एजुकेटर की लैंग्वेज से लिखोगे, तो वो चीज़ें आपको थोड़ी देर याद रहेगी। लेकिन अगर आपने हो सकता है अगर आपने एक लाइन को हिंदी, इंग्लिश दोनों में लिख लिया, तो आपके लिए वो ईज़ी है। तो टूल एंड टेक वाली चीज़ों को या किसी भी टॉपिक को अपनी लैंग्वेज में लिखो एक तो, सो दैट आप जब पढ़ने बैठो तो आपको याद हो। तो सबसे पहले आपको एनसीईआरटी बहुत बारीकी से पढ़नी है, पहली चीज़। यूजी के लिए आपको जो बीएससी की बुक्स हैं, उनसे बाहर मत जाना, काफ़ी बुक है, बस उनको पढ़ना शांति से। सेम चीज़ें अप्लाई करनी है, एनसीईआरटी हो, यूजी हो, पीजी हो, आपको उनकी समरी के लिए जो इम्पोर्टेंट लाइनें हैं, वो लिख लेनी है। तो ये बातें हैं 3 तो, ये बातें थी फ्रेशर के लिए। अब चलते हैं अपीयर्ड स्टूडेंट पे, जिन्होंने लास्ट एग्ज़ाम दिया था और उनसे कौन-से गलतियाँ हुई। वापस फ्रेशर पे भी आएँगे, पेयर वाले की बात करते हैं। देखो, अपीयर्ड वाले को ये तो पता चल गया कि उसकी क्या-क्या मिस्टेक थी, ठीक है? सबसे पहला आता है आपका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एग्ज़ाम के अंदर। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस क्या होता है कि अपन किसी टॉपिक को पढ़ने बैठे और पढ़ने के बाद अपने क्या किया कि यार टेस्ट देंगे या नहीं देंगे, रहने देते हैं। पीवाईक्यू प्रैक्टिस करें, एमसीक्यू प्रैक्टिस करें या नहीं करें। तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस डेवलप कर इसको आपको एलिमिनेट करने के लिए, आपको स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस लाने के लिए आपको करनी है क्वेश्चन प्रैक्टिस। होता क्या है कि अपन बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर जा ये चले जाते हैं और एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देख के घबरा जाते हैं। तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस के अंदर आपको ये करना है कि टेस्ट सीरीज ले सकते हो आप, जो आपको बेस्ट लगे। ठीक? एमसीक्यू प्रैक्टिस किसी चैनल से या यूट्यूब से कोई भी अच्छी चीज़ करा रहा हो वहाँ से। प्लस जो पीवाईक्यू है, पहले के पेपर हैं, ठीक है? जैसे 3-4 एग्ज़ाम हो गए आपके फर्स्ट ग्रेड के। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको अब फ्रेशर वाले स्टूडेंट को भी करनी है और अपीयर्ड वाले को भी करनी है। अपीयर्ड वाले को ये तो पता है कि उन्होंने कम की होगी तो उनको गलतियों को पता है। फ्रेशर वाले बच्चों को भी क्वेश्चन प्रैक्टिस मस्ट है, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप टेस्ट सीरीज है, एमसीक्यू है या फिर पीवाईक्यू जो भी है, ये चीज़ें आपको करनी है। दूसरी चीज़ आपको रिवीजन है अपीयर्ड वाले को, वो टाइम टू टाइम रखना है। ऐसे नहीं कि एक टॉपिक पढ़ लिया 2 महीने तक उसको सँभाला ही नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो गैप है, टाइम इंटरवल है, वो ऐसे नहीं होना चाहिए। बस टाइमली जैसे अगर आपने 1 यूनिट को छोड़ा है तो 10 से 12 दिन के अंदर उसका नंबर आ जाना चाहिए, कैसे ना कैसे करके। अब टाइम मैनेज करना है वो आपको करना है। तो रिवीजन एक सबसे इम्पोर्टेंट है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था वो था। थर्ड चीज़ आती है आपकी
जो आप क्या करते हो कि कुछ टॉपिक ऐसा लगा कि यार ये इम्पोर्टेंट भी है, यहाँ से क्वेश्चन भी अच्छे बन सकते हैं, बट याद नहीं हो रहा, समझ नहीं आ रहा, उसको छोड़ देता हूँ। लाइक टूल एंड टेक है, ठीक है? टैक्सोनॉमी है, इनको छोड़ना नहीं है। आपको हर टॉपिक को अच्छे से तैयार करना है, ठीक है? सो मेक स्ट्रॉन्ग ए स्ट्रॉन्ग, ये हो गई। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात आ रही है कि बच्चे ज़्यादातर अटके हैं जीके वाले पेपर में। सब्जेक्ट में चलो फिर भी 150 में से आपने 100, 90, 95, 110 स्कोर कर दिया, बट जीके वाले में आप पे 40% वाला क्राइटेरिया है, उसको भी आप क्लियर नहीं कर रहे। तो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये बात फ्रेशर वालों के लिए भी है, अपीयर्ड वालों के लिए भी है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, ऐसा नहीं है कि भई मैं सब्जेक्ट को दिन का 80% टाइम दे रहा हूँ और जीके को सिर्फ 20% देना, ऐसा नहीं करना। सॉरी, जीके के अंदर आपको, अगर आप कोई कोचिंग वगैरह ले रहे हो, तो वो भी ठीक है। प्लस अच्छी बुक पढ़ो, ये चीज़ मैंने लास्ट वीडियो के अंदर ही बताई थी, बुक्स पढ़ो, प्लस यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। और इन दोनों से काम नहीं चलने वाला, प्लस इसके अलावा आपको क्या करना है कि करंट अफेयर के लिए आपको अपडेट रहना पड़ेगा। इधर-उधर से हर बात का ध्यान रखना, डेली न्यूज़पेपर पढ़ो, ठीक है? जहाँ से आप जैसे सारा दिन बैठे-बैठे इंस्टाग्राम, फेसबुक चलाते रहते हो, तो वहाँ पे कई बार ऐसी न्यूज़ आती है जहाँ से जो इम्पोर्टेंट चीज़ हो, मीम्स वाली, रील वाली नहीं, जो एजुकेशन से रिलेटेड हो, रिसर्च से रिलेटेड हो, आपके जीके से रिलेटेड हो, तो हर चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। बुक अच्छे पढ़ो, सब क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, प्लस साइंस वाले बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ़ बुक और क्वेश्चन से सिर्फ़ जीके पढ़ लेते हैं, सोचते हैं कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ कौन पढ़ेगा? आपको इंग्लिश भी पढ़नी है, मैथ भी पढ़नी है, प्लस हिंदी जो आपकी रीज़निंग है। तो आपका फर्स्ट पेपर में हर क्वेश्चन्स, हर पार्ट आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तब जाके आप 40% वाला क्राइटेरिया करते हो क्लियर। दूसरी चीज़, आपको माइंड में पहले से ये नहीं रखना है कि मुझे सिर्फ़ कैसे न कैसे करके 30 क्वेश्चन सही करने हैं। आपको रखना है कि मुझे कैसे न कैसे करके 40 से 45 क्वेश्चन आफ्टर माइनस मार्किंग इतने मुझे सेव रखने हैं, ठीक है? आपको माइंड में ये नहीं रखना है कि मुझे 40% का मतलब 30 क्वेश्चन हो गए। आपको रखना है कि मुझे कैसे न कैसे करके 40 से 45 क्वेश्चन्स हैं, वो रखने ही रखने हैं मेरे पास, आउट ऑफ 75। तभी जाके आपके पास अच्छे स्कोर पे आप पहुँच पाओगे। टारगेट आपको अच्छा रखना है, ठीक है? तो जीके वाला पेपर फ्रेशर स्टूडेंट हो या फिर अपीयर्ड स्टूडेंट हो, दोनों को अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि सारे बच्चे इस बार बहुत अटके हैं। काफ़ी सारे बच्चों के मैसेज आए हैं, काफ़ी कॉन्टैक्ट में हैं कि सर सब्जेक्ट में तो बहुत अच्छा स्कोर हो रहा है, बट जीके में उनके किसी के 20 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, किसी के 25 हो रहे हैं। 30 वाला क्राइटेरिया किसी का क्लियर नहीं हो रहा है। तो आपको पहले तो ये बातें ध्यान रखनी है, ठीक है? तो दोनों स्टूडेंट्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है, एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ो, फ्रेशर वालों के लिए तो इम्पोर्टेंट है। पेयर वालों ने पढ़ रखी है तो उनकी इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है। एनसीईआरटी अच्छे से तैयार करो, ठीक है? बुक्स पढ़ो, ट्यूशन प्रैक्टिस करो, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको टेस्ट सीरीज़ है, ये करनी है। पीवाईक्यू आपको एक भी नहीं छोड़ना है। पहले के पेपर उठाओ और उनके आंसर चेक करो, एनालाइसिस करो कि इसका आंसर गलत हुआ तो कैसे हुआ, सही है तो बाकी वाले गलत कैसे हैं, तो ये सारी बातें आपको करनी पड़ेगी। जीके वाला पेपर आपको बहुत स्ट्रांगली तैयार करना है, ठीक है? वेल होना चाहिए, आपको बहुत शानदार होना चाहिए, तब जाके आप इन चीज़ों को क्लियर कर पाओगे। प्लस रिवीजन में ज़्यादा गैप नहीं आना चाहिए, ये चीज़ें ध्यान रखो, ठीक है? दूसरी चीज़, जो पढ़ रहे हो उस पे ट्रस्ट रखो। होता क्या है कि आजकल बच्चे क्या करते हैं, लाइब्रेरी में जाते हैं, 5 बच्चे साथ बैठे हैं, तो उनको क्या लगता है कि यार जो पास में बैठे हैं उसका कंटेंट ज़्यादा बढ़िया है, मेरे वाले में तो ये लाइनें हैं नहीं, ऐसा नहीं। जो चीज़ आप पढ़ रहे हो, जो रिसोर्सेज़ आपके पास में हैं, जो कंटेंट है, जो मटेरियल है, उस पे आपको ट्रस्ट रखना होगा कि मैं जो पढ़ रहा हूँ वो ठीक है। इसमें एक चीज़ आप ऐसे कर सकते हो कि जैसे आपको लगे कि यार नहीं, मेरी वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा कम है, साइड वाले की इफेक्टिव है। तो ऐसा कभी-कभी क्या होता है कि अपन कुछ चीज़ों को बहुत कम लिख लेते हैं। उस कंडीशन के अंदर आप हेल्प ले सकते हो, लेकिन हर चीज़ में नहीं कि यार इसका तो पीसीआर वाला टॉपिक भी अच्छा है, इसने इलेक्ट्रोफोरेसिस भी इतना अच्छा लग रखा है, उसने तो इतनी बढ़िया डिज़ाइन में लिख रखा है। डिज़ाइन यहाँ मैटर नहीं करती, आपका जो कंटेंट है, ठीक है? उस पे ट्रस्ट रखो, ठीक है? जो चीज़ें आपके पास हैं, जो आप पढ़ रहे हो, बस उनका डेली रिवीजन अच्छे से करो, बार-बार उनको पढ़ो, ट्यूशन प्रैक्टिस अच्छे से करो, पीवाईक्यू में पहले के वो करो। और अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ ली, तो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, एग्ज़ाम में स 60 से 70% आपको हेल्प यहीं से मिल जाएगी, एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी के साथ में आप एक चीज़ और ऐड कर लो, जैसे आपके एलन के जो मॉड्यूल्स आते हैं, टाइम है तो इनको भी अच्छे से पढ़ लो। एनसीईआरटी और एलन मॉड्यूल्स पढ़ने के बाद में यूजी, पीजी वाले लेवल में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, क्योंकि सेकेंडरी वाली चीज़ों में ज़्यादा दिक्कत होती है, ठीक है? पीजी वाले में टूल टेक वाला पोर्शन है थोड़ा-सा, वो थोड़ा हार्ड है, ठीक है? तो आप एलन मॉड्यूल्स प्लस एनसीईआरटी
बहुत अच्छे से तैयार करनी है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, टाइम मैनेजमेंट अच्छा रखना है, ठीक है? सब दूसरी चीज़ स्किप नेगेटिविटी फ्रॉम सराउंडिंग। समझ गए इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि जब आप तैयारी कर रहे हो, हज़ार बातें आपको सुनने को मिलेगी। होगा क्या, जो पहले बच्चे हैं, उन्होंने एग्ज़ाम दिया है, ठीक है? दूसरी चीज़, अब पहले वाले एग्ज़ाम में नहीं हो रहा तो आपको हज़ार बातें सुनने को पड़ेगी, ठीक है? रिश्तेदार हैं, घरवाले हैं, घरवाले चलो एज़ ए केयर आपको बोल देते हैं कि यार तेरा तो पिछली वाली में नहीं, वो आप आपका बुरा नहीं सोच रहे, वो आपके अच्छे के लिए बोल रहे हैं, उसको पॉज़िटिव में लो। लेकिन इधर-उधर की बातों से बचो कि पोस्टें इतनी है, मैं क्या करूँगा इसमें लेके? कल परसों भी 3-4 बच्चों के फ़ोन आए, सर पोस्ट तो 85 है, घरवाले बोल रहे तेरा होगा कि नहीं होगा? आपने तैयारी नहीं की तो आपको कैसे पता कि आपको होगा कि नहीं होगा? वहाँ तक जाओ तो सही एक बार, एग्ज़ाम तो दो, एफर्ट तो डालो कम से कम। और ईमानदारी से मेहनत की गई, कभी खराब नहीं जाती, हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए, ये माइंड में रखना। तो आपको चारों तरफ की नेगेटिविटी से बचना है, भागम-दौड़ का हिस्सा नहीं बनना है, ठीक है? हर किसी को देखे-देखे अपनी पढ़ाई नहीं करनी है कि ये पढ़ रहा है तो मैं ये पढ़ लेता हूँ। टाइम टेबल, स्टेबिलिटी आप अपने अकॉर्डिंग बनाओ कि ना कि किसी और के अकॉर्डिंग, ठीक है? एनसीईआरटी, एलएन बहुत अच्छे से पढ़ो, ट्यूशन प्रैक्टिस अच्छे से करो, जीके वाले पेपर को बहुत अच्छा टाइम दो। इस बार ये बता रहा हूँ कि अगर आप जीके में 30 क्वेश्चन सही कर पाओगे तो इस बार इससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि इस बार बच्चों को गलतियों का पता है, वो इससे इसको 40 तक लेके जाएँगे। दूसरी चीज़, जीके पढ़ रहे हो तो बुक ज़रूर पढ़ना, क्योंकि आजकल वो टाइम गया है कि चंबल नदी कितने जिलों में से होकर गुजरती है, हर किसी बुक से मिल जाता था। आजकल क्वेश्चन क्या बहुत अच्छे डेप्थ से डिज़ाइन करते हैं, तो उनके लिए आपको प्रॉपर इम्पोर्टेंट जो समरी है, इम्पोर्टेंट नॉलेज है, डेप्थ का पता होना ज़रूरी है। ठीक है? तब जाके आप, क्योंकि आजकल आप जीके के क्वेश्चन देखो, पॉलिटी के ऐसे क्वेश्चन आते हैं उनको देख के ही घबराहट होने लग जाती है, ठीक है? तो उनको आप अच्छे से पढ़ो, उनको देखो, तब जाके क्वेश्चन सही होते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन आजकल बहुत कम आते हैं कि राज्यपाल के लिए अनुच्छेद कौन-सा है, ठीक है, प्रधानमंत्री के लिए अनुच्छेद कौन-सा है, वो सारी चीज़ें गई। आजकल क्वेश्चन्स डिज़ाइन होते हैं बहुत शानदार तरीके से। करंट अफ़ेयर डेली पढ़ो। करंट अफ़ेयर के लिए मैं आपको यही बोलूँगा कि किसी भी एक चैनल को फ़ॉलो करो, जो डेली सुबह आपको 10-15 मिनट के अंदर आके जो 5-10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो बताता हो। जैसे आपका नाना क्लासेस है, एक यूट्यूब पे चैनल है नाना क्लासेस, ठीक है? इनको एक बार आप देखना, इनकी करंट अफ़ेयर की क्लास, आपको बेनिफिट मिलेगा यहाँ से, ठीक है? इस पे थोड़ा-सा विश्वास रखना नाना क्लासेस वाले पे, ठीक है? यहाँ से आपको काफ़ी क्वेश्चन मिलेंगे। तो करंट अफ़ेयर के लिए आपको अप टू डेट रहना है, डेली न्यूज़पेपर पढ़ो, इधर-उधर की चीज़ों को रखो, क्योंकि आज का टाइम वो है, जहाँ पे आप सिर्फ़ किताबों से पढ़ के नहीं, आपको साइड बाय साइड नॉलेज होना भी ज़रूरी है, तब जाके आपका काम चल पाता है, ठीक है? तो ये सेशन इम्पोर्टेंट रहेगा मेरे अकॉर्डिंग, आपको इससे बेनिफिट मिलेगा। काफ़ी सारी चीज़ें अपन ने यहाँ पे डिस्कस की हैं, ठीक है? काफ़ी सारी स्ट्रैटेजी हैं, जो आपकी वीकनेस है, जो प्रीवियस बच्चे हैं एक्सपीरियंस वाले, बस उनको तो जो गलतियाँ बताई उनका ध्यान रखना है, कॉन्फिडेंट डेवलप करना है, ट्यूशन प्रैक्टिस करनी है, और फ्रेशर वालों को एनसीईआरटी और एलन से आप स्टार्ट करो। इम्पोर्टेंट जो लग रहा है उसके नोट्स बनाओ, डिज़ाइन रखो, ऐसा नहीं कि फिर आप कॉपी के अंदर पीछे वहीं पे एग्ज़ैक्ट सिस्टम भी लिख दिया, वहीं पे टूल टैग लिख दिया, वहीं पे सेल बायोलॉजी लिख दी, वहीं पे फोटोसिंथेसिस लिख दी, ऐसे नहीं, प्रॉपर तरीके से रखो, ताकि पढ़ने में दिक्कत नहीं हो। दूसरी चीज़, आपको माइंड में सिर्फ़ यही रखना है कि मेरे पास सिर्फ़ और सिर्फ़ 6 से 7 महीने का टाइम है, इसके अंदर मुझे पढ़ना है। दूसरी चीज़, काफ़ी बच्चों के मैसेज आते हैं कि सर अब एग्ज़ाम भी आ रही है, इतना प्रेशर हैंडल नहीं हो रहा, घर वाले भी बोल रहे हैं, जॉब वाला भी है। देखो सीधी-सी बात है, अगर आप जॉब प्लस आरपीएससी की तैयारी साथ में करना चाहोगे, तो सिंपल सेटिंग लैंग्वेज में बोलूँगा, दोनों पॉसिबल नहीं है। 2 घोड़ों पे सवार होके रास्ते में गिरो पे, किसी एक पे भी नहीं बैठे रह पाओगे। जॉब का आप ये मान सकते हो कि आप कहीं स्कूल में पढ़ा रहे हो, कॉलेज में पढ़ा रहे हो, पैसे आ रहे हैं, काम चल रहा है, ठीक है? वो अपनी डेली रूटीन है उसको मेंटेन करने के लिए। लेकिन प्रिपरेशन का क्या? 1-2 घंटे की तैयारी से तो कुछ नहीं होगा। अगर आप ये मान के चलो, अगर आप स्कूल में पढ़ाते हो तो सुबह 7 बजे निकलोगे, दोपहर में 3 बजे तक आओगे, तो 7 से 3 का आपका टाइम तो यही गया। फिर आप 3 से 5 बजे रेस्ट करोगे, फिर पढ़ोगे क्या? फिर स्कूल के लिए पढ़ना या फिर कॉलेज के लिए पढ़ना, फिर खुद को टाइम कब दोगे? सुबह उठो 5 बजे, नहा धो के निकल जाओ। ऐसी चीज़ें पॉसिबल नहीं है। 6-7 महीने का टाइम है, कैसे भी मैनेज करो, इधर-उधर से फाइनेंशियल हेल्प लो, पढ़ो, ठीक है? इधर-उधर की बातों को स्किप करने के लिए बहरे बनो, लेकिन पढ़ो। जॉब और प्रिपरेशन साथ नहीं होगी। ये सैटिस्फैक्शन के लिए ठीक है कि मैं ये हैंडल कर लूँगा, स्कूल में भी तो यही पढ़ा रहा हूँ, कॉलेज में ये पढ़ा रहा हूँ। पढ़ाने में और खुद पढ़ने में रात-दिन का फ़र्क है, ठीक है? पढ़ने को तो अपन सब पढ़ते हैं, डेली पढ़ाते हैं, लेकिन दोनों में फ़र्क है। एक स्कूल, कॉलेज में आपको पढ़ाना थ्योरी के अकॉर्डिंग, आरपीएससी में आपको पढ़ाना है ओएमआर भरने के अकॉर्डिंग, दोनों में फ़र्क है, ये चीज़ माइंड में रखना।
ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट बातें थी, जो बुक्स थी उन पे ट्रस्ट रखो, टेस्ट प्रैक्टिस करो, कोई डाउट हो, कुछ सजेशन हो, तो मुझे बता सकते हैं। दूसरी चीज़, सितंबर तक ज़ोन ऑफ लाइफ साइंस ऐप आ जाएगा आपका, अगस्त में एंड तक आ जाएगा, ठीक है? चैनल पे आपके फर्स्ट ग्रेड के लिए काफ़ी सारी चीज़ें प्रीवियस एग्ज़ाम में करवाई थी, जहाँ से आपको डायरेक्ट काफ़ी सारे क्वेश्चन मिले थे। 1 अगस्त से आपके क्लासेस स्टार्ट हो जाएँगी यूट्यूब पे भी। सितंबर में या अगस्त एंड तक आपकी टेस्ट सीरीज़ फर्स्ट ग्रेड की आ जाएगी, ठीक है? टेस्ट सीरीज़। तो उनका बेनिफिट क्या होगा, वो जो बच्चे प्रीवियस वाले हैं उनको पता है, जिन्होंने चैनल को फॉलो कर रखा है। डायरेक्ट क्वेश्चन मिले थे आपको, मैंने सिर्फ जूलॉजी जूलॉजी करवाई थी और इस बार बॉटनी भी करवाई है, ठीक है? तो कुछ भी डाउट हो, पूछ सकते हो। ज़ोन ऑफ लाइफ साइंस टेलीग्राम चैनल अपना। कॉन्टैक्ट नंबर है 8386 012535, ठीक है? बाकी यूट्यूब चैनल पे जाके विज़िट करो, काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी, फर्स्ट ग्रेड के अकॉर्डिंग बहुत सारा करवा रखा है कंटेंट और अभी वापस स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो रिसोर्सेज़ हैं, उनको अच्छे से यूटिलाइज़ करो, अच्छे से पढ़ो। सो होपफुली ये सेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।